हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा फिर आपके साथ। न्यूट्रिशन की कहानी चल रही है। कोविड की लहर फिर से बहुत ज़बरदस्त आ गई है। न्यूट्रिशन को मैं आगे लेके जा रही हूँ, लेकिन नाउ आई हैव मेड अप माई माइंड कि हर दिन मैं एक हफ्ते में कम से कम 1 या 2 आपको कोविड के वीडियोस जरूर दूंगी, जिसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या कुछ डिफरेंस है पिछले वाले वेरिएंट से, सब कुछ बताऊंगी आपको once or twice a week। लेकिन आज अभी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर पर ये मेरा वीडियो है। हमने बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, बहुत सिंपल सा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, जिसको कि हम कहते हैं अनीमिया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो। सबको मालूम है अनीमिया, अनीमिया, अनीमिया बहुत कॉमन है हमारे देश में। क्यों होता है ये अनीमिया, किन लोगों में होता है, क्या कॉजेज हैं इसके होने से, आज हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे। तो क्यों होता है अनीमिया, किन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है, आज इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अनीमिया होता क्या है? आपके खून में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे कि WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कट ऑफ वैल्यूज बताई हैं, जब उस कट ऑफ वैल्यू से आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तब हम उस स्थिति में कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को अनीमिया है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी क्या कट ऑफ वैल्यूज हैं। ज्यादातर किन लोगों में पाया जाता है अनीमिया? ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, लो सोशियो इकोनॉमिक फीमेल्स में पाया जाता है, क्योंकि उनको खाने में ठीक से न्यूट्रिशियस फूड, जिस खाने में आयरन ज्यादा होना चाहिए, ऐसा उनको नहीं मिल पाता। तो जो फीमेल्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, यानी कि 15 साल से 45 साल वाली फीमेल्स हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है, अर्बन स्लम्स में पाया जाता है। ऐसी वाली औरतों में ज्यादा अनीमिक ये औरतें होती हैं। छोटे बच्चे जो प्री स्कूलर्स हैं उनमें भी पाया जाता है, यानी कि 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। फिर जो बच्चे स्कूल भी जाने लगते हैं वो उनमें भी बहुत हद तक बच्चों में अनीमिया होता है। 60 से 70% प्रेग्नेंट वुमेन जो रूरल एरिया में रह रही है, जो अर्बन स्लम्स में रह रही है, उनमें अनीमिया पाया जाता है। लैक्टेटिंग मदर्स में अनीमिया पाया जाता है। तो यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि फीमेल्स from the lower socioeconomic group in the reproductive age group during their pregnancy and lactation time are more prone and they actually are suffering from anemia। मेन में इतना नहीं है जितना कि फीमेल में पाया जाता है। शायद फीमेल की फिजियोलॉजिकल नीड्स ज्यादा हैं आयरन की या दूसरी और न्यूट्रिएंट्स की, जो उनकी पूरी नहीं हो पाती। एक चीज आपको बताई थी कि हर व्यक्ति की एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है। मैंने बोला था कि इन्फेंट्स जो होते हैं, यानी कि 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी नीड ज्यादा होती है बड़े बच्चों के मुकाबले में। फिर जो छोटे बच्चे हैं, जो औरतें हैं, प्रेगनेंसी के टाइम, लैक्टेशन के टाइम, ये वो टाइम है कि वो फिजियोलॉजिकल टाइम है जिस टाइम पे उनको न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा है, और जब वो न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिलता तब उनको अनीमिया हो जाता है। अब अनीमिया क्या होता है? जब आपके खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या चीज है? हीमोग्लोबिन वो एक चीज है जो आपके खून को लाल रंग देता है, और ये आपके ब्लड में दिस helps in the transport of
ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है आपके खून के थ्रू आपके शरीर के सारे हिस्सों में, सारे टिश्यूज को ये ऑक्सीजन देता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या बात होगी दोस्तों, आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके मसल्स में, चाहे वो चाहे वो हार्ट के मसल्स हो, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हैं, कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्योंकि इट इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन टू वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी। अब WHO ने क्या कट ऑफ दी है? WHO ने एज मुताबिक एक कट ऑफ दी है। WHO कहता है 6 महीने से 6 साल के बच्चे में 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इस तरीके से वो कहता है 6 साल से 12 साल के बच्चे में या 11 साल के बच्चे में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फिर 12 साल का मेल चाइल्ड, 12 या 12 से ऊपर का जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। इसी तरीके से 12 या 12 साल से ऊपर वाली जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए और एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कम से कम 11 ग्राम हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। ये कट ऑफ वैल्यूज WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमको दी है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल इससे कम है तब हम आपको कैटेगराइज करते हैं दैट यू आर एन अनीमिक पर्सन। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए, उसको हम एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं। अब किन चीजों की कमी के कारण आपको एनीमिया होता है, यानी कि वो कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनकी कमी से आपके शरीर में एनीमिया हो सकता है? ये हम सब जानते हैं कि आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन में 2 चीजें हैं, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन है, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन है। तो आयरन की कमी होने से आपके शरीर में एनीमिया हो सकता है। दूसरी और क्या कमियां हैं? फोलिक एसिड की कमी होने से आपके शरीर में एनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 की कमी होने से आपको एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड और विटामिन B12 मैं पहले बता चुकी हूँ, दे आर द पार्ट्स ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस और इनका इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर क्या है? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये खून बनाने में मदद करते हैं। इसलिए अगर इन B कॉम्प्लेक्सेस की कमी होगी आपके शरीर में तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आयरन की कमी अगर आपको होती है तो आयरन की कमी आपको कैसे होती है? 2 तरीके से आयरन की कमी होती है। एक तो डाइटरी डेफिसिट होगी, एक आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो डाइटरी डेफिसिट से क्या मतलब हुआ कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें आयरन की मात्रा कम है। ठीक है, आपको अपने खाने में इस तरीके की चीजें खानी हैं जिससे कि आपके शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा बढ़े। दूसरी चीज है कि आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रीजंस हैं कि लोग इतना नहीं अफोर्ड कर सकते नॉन वेजिटेरियन डाइट, या फिर रिलीजियस रीजंस हैं कि उनको नहीं खाना नॉन वेजिटेरियन खाना। ठीक है, ये 2 चीजें, ये 2 रीजंस हो गए। अब अगर आप वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो ज्यादा डाइट जो आपकी है वो सीरियल्स और पल्सेस पर तवज्जो दी जाती है, यानी कि दाल रोटी या दाल चावल, इस तरीके की चीजों पर ही तवज्जो होती है आपकी। आप देखेंगे जो मेजर मील आपका होता है वो इन्हीं चीजों से बना होता है, सीरियल और पल्सेस, यानी कि वेजिटेरियन डाइट से बना हुआ है। हाँ, तो अब ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वेजिटेरियन डाइट में
ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेजिटेरियन डाइट में जब डाइट सीरियल और पल्सेस से बनी होती है तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीज होती है जिनको कि हम कहते हैं इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स होते हैं फाइटेट्स। फाइटेट्स आर दोस इनहिबिटर्स। ये ऐसे इनहिबिटर्स वेजिटेरियन फूड में पाए जाते हैं जो आपके शरीर में जो आप आयरन ले रहे हो उसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते, यानी कि दे डोंट लेट द आयरन टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है, तो जो आप जितना भी आयरन अपने खाने में खा रहे हो, बायोलॉजिकली अवेलेबल आयरन जो आपको है वो कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइटेट्स इनहिबिटर्स इन द वेजिटेरियन डाइट, स्पेशली इन द सीरियल्स एंड पल्सेस। समझ में आया दोस्तों? इसी तरीके से कई लोगों की बहुत गंदी आदत होती है कि खाना खाते ही बोलते हैं एक कप चाय दे दो, यानी कि चाय पीने की बहुत आदत है खाना खाते। तो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि चाय में कुछ ऐसा इनहिबिटरी पदार्थ है जिसको कि हम कहते हैं टैनिन्स। इस पदार्थ से क्या होता है, ये आपके खाए हुए खाने में जो भी आयरन है ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो ये बहुत गलत चीज है, खाने की इमीडिएटली बाद चाय पीना, उसको आप ना ही पिए तो अच्छा है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात इनहिबिटरी चीजों की, क्योंकि कहने को तो है कि आपने ये भी खाया वो भी खाया, इसमें भी आयरन होता है उसमें भी आयरन होता है, फिर क्यों मेरे शरीर में आयरन की इतनी कमी हो रही है? क्योंकि दोस्तों वेजिटेरियन फूड का जो आयरन है ये एब्जॉर्बेबल आयरन नहीं है, ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब बहुत कम मात्रा में होता है। उसके मुकाबले उसके ऑपोजिट अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड का आयरन लेते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लेते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं उनमें अनीमिया होने के चांसेस वेजिटेरियन डाइट के मुकाबले में थोड़ा कम रहता ही है, क्योंकि उनमें ज्यादा बेहतर एब्जॉर्प्शन होती है। नॉन वेज जो आयरन है, हीम आयरन जो है, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो ये है कि खाना अगर आप वेजिटेरियन भी खाते हैं, सपोजिंग आपका मेन मील सीरियल और पल्सेस पर भी है, अगर आप उसके साथ विटामिन सी या ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं, those are the enhancers for the absorption of iron। यानी कि अगर उसके साथ आप विटामिन सी और प्रोटीन ले लेते हैं तो ये आपके शरीर में जो खाना जा रहा है आयरन को बायोलॉजिकली अवेलेबल ज्यादा कर देता है। तो ये तो अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिए कि साथ में कुछ विटामिन सी, आपने दाल चावल भी लिया तो उसमें नींबू का पानी भी साथ में पी लिया या कुछ आंवला भी साथ में ले लिया तो कितना अच्छा होगा। आपने विटामिन सी ले लिया तो आपको वो आयरन एब्जॉर्प्शन आसान हो जाएगी और आपका शरीर वो आयरन ले भी लेगा। तो ये हुए इनहिबिटर्स और एनहांसर्स की बात। दूसरी बात ये है कि जो फीमेल्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, लैक्टेशन के टाइम पे वो बहुत आयरन लॉसेस होते हैं उनमें। किस तरीके से आयरन लॉसेस होते हैं? देखिए, एक तो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान एक औरत के अंदर से बहुत ज़्यादा हद तक आयरन निकल जाता है और अगर उसको ऊपर से न्यूट्रिशनली सप्लीमेंट ना किया जाए तो फिर वो औरत अनीमिक होने के चांसेस उसके ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एक तो अगर रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो ऑब्वियसली डिलीवरी के टाइम पे जो ब्लड लॉस, जो आयरन लॉस ज़्यादा हो रहा है उसके कारण वो पूरा हो नहीं पाता रिपीटेड प्रेगनेंसीज में। दूसरी बात जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो माँ है वो फीटस के अंदर आयरन रिजर्व बनाती है, तो वो अपने शरीर का ही आयरन डाल रही है, तो उसके औरत के अंदर फिर आयरन की कमी हो जाती है। इसी तरीके से एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन के दौरान भी छुटपुट ढंग से आयरन लॉसेस होते हैं एक औरत के शरीर में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जहां से एक औरत के आयरन लॉसेस होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है हुकवर्म इन्फेस्टेशन। ये एक पैरासाइट है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है
ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू आयरन लॉस कर देगा। आप भले ही कितना भी आयरन देते रहें ऊपर से, जब तक आप डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे, इस हुकवॉर्म को नहीं ट्रीट करेंगे, तब तक आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी नहीं होगी, आप अनीमिक ही रह जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों को एंडेमिक एरियाज यानी कि जिन एरियाज में मलेरिया ज्यादा होता है और उनको फ्रीक्वेंटली बार बार मलेरिया हो रहा है, उन लोगों में अनीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्यों दोस्तों, क्यों ज्यादा हो जाते हैं? क्योंकि मलेरिया आपके रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और उसकी डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि धीरे धीरे करके आपके शरीर में अनीमिया होना शुरू हो जाता है। फिर अगर कोई इंसान की कोई सर्जरी हो रही है, कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, उसके दौरान ब्लड लॉसेस होने के चलते उसको अनीमिया हो सकता है। किसी सिवियर एक्सीडेंट होने के कारण ब्लड लॉसेस के चलते अनीमिया हो सकता है। अब अनीमिया के मोस्टली सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, अनीमिया का मतलब क्या है? आपको बोला कि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही टिश्यूज में, तो आप कोई भी फिजिकल काम करेंगे, फिजिकली खुद को एक्सर्ट करेंगे, उस टाइम पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है। तो इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी कि पेशेंट ब्रेथलेसनेस हो जाएगा ऑन एक्सर्शन, है ना, कुछ भी करने लगा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इजी फटीगेबिलिटी यानी कि बहुत जल्दी थक जाता है, इरिटेबल हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस हो जाती है, पैल्पिटेशंस यानी कि उसको अपनी ही शरीर अपनी पल्सेशन सुनाई देने लगती है, पैल्पिटेशंस होनी शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ एंजाइटी टाइप की चीजें होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब आपके सामने एक अनीमिक पेशेंट आया, आप कैसे उसको पहचानेंगे, यानी कि क्या ऐसे क्लिनिकल साइंस होंगे? सबसे पहले है कि वो व्यक्ति बहुत पेल, बहुत सफेद सा आपको दिखेगा। उसको देखने के लिए आप उसकी कंजंक्टिवा यानी कि ऐसे नीचे करके उसके लोअर आईलिड को देखेंगे। हम लोगों का नॉर्मली जो कंजंक्टिवा है वो लाल रहता है, लेकिन जो अनीमिक लोग हैं उनका वो पेल या सफेद हो जाता है। उनकी जीभ को देखा जाएगा तो उनकी जीभ भी पेल होगी। उनके नेल बेड्स को देखेंगे तो नेल बेड्स भी उनके पेल मिलेंगे। तो पेलर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट साइन है जिसके चलते कि हम अनीमिया को डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी चीज है, वो व्यक्ति बोलता है कि मुझे बहुत प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, मेरी उंगलियों में या मेरे पाँव की उंगलियों में बहुत प्रिकिंग सेंसेशन है, ऐसा भी अनीमिक लोग बोलते हैं। फिर उनकी जुबान अगर आप देखेंगे तो जो पैपिलरी प्रोजेक्शंस है, जुबान उनकी बिल्कुल स्मूथ और ग्लिसनिंग सी हो जाएगी, क्योंकि जो पैपिले होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शंस होती हैं आपके टंग में, वो खत्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें देखने से, जीभ को देखने से, आंख को देखने से, नाखून को देखने से ये सब चीजें हमें समझ में आती हैं। कभी कभी अनीमिक लोग चेस्ट पेन भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो हार्ट मसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं जा पाई, इसलिए उनको चेस्ट पेन भी आ सकता है। बहुत सिवियर अनीमिक जो लोग होते हैं उनके जो नेल बेड्स हैं वो बिल्कुल नेल बेड्स बहुत ब्रिटल हो जाते हैं और नाखून बहुत जल्दी टूटने भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत सिवियर अनीमिक पेशेंट का साइन है। और वो नाखून जो है वो स्पून शेप यानी कि चम्मच की जैसे वो नाखून दिखने लगता है। ठीक है, तो स्पून शेप नाखून दिखेगा। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी फीमेल को अनीमिया है, जबकि मैंने बोला 60 से 70% जो फीमेल्स होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान अनीमिया होता है, तो ऐसी औरतें जो हैं वो प्री टर्म बेबीज को जन्म देती हैं, यानी कि 9 महीने से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। ऐसे बच्चे मोस्टली लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, यानी कि जो उनका पैदा होने के वक्त जो उनका वजन होता है वो 2.5 किलो से भी कम होता है। और ज्यादा सिवियर केसेस अगर अनीमिया के आते हैं, दे कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, डेथ ऑफ द प्रेग्नेंट मदर और डेथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑल्सो। और अनीमिक जो पेशेंट्स हैं उनमें इन्फेक्शंस भी थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे वो यूट्रस का इन्फेक्शन हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो, चाहे किडनीज का इन्फेक्शन हो। तो दोस्तों ये हुई अनीमिया क्या होता है,
क्या कट ऑफ वैल्यूज हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्या साइंस हैं जिससे कि आप पकड़ सकोगे कि इस व्यक्ति को अनीमिया है। आयरन डेफिशिएंसी किस तरीके से होती है। कल आपको बताऊंगी कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी किस तरीके से होती है, वो भी अनीमिया कॉज करता है, और किस तरीके से हम इन सब चीजों की डेफिशिएंसी से होने वाले अनीमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं यहीं पर काट रही हूँ। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज मेरे वीडियोस देखिए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छे लगे तो प्लीज इनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी अपनी दोस्त डॉक्टर सीमा।